हेलो स्टूडेंट्स, सो आप सबका स्वागत है हमारे साइकोलॉजी क्लास ट्वेल्थ के हिंदी मीडियम के इस वीडियो में। अगर आप क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स हैं और साइकोलॉजी हिंदी मीडियम के नोट्स को सर्च कर रहे हैं या क्लास ट्वेल्थ साइकोलॉजी नोट्स को सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। बेसिकली मैं इस वीडियो में आप सबको साइकोलॉजी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ लाइन टू लाइन, और इसके बेसिस पे आप साइकोलॉजी हिंदी मीडियम के नोट्स आप सेल्फ बना सकते हैं, या अगर आप नोट्स लेना चाहें तो हमसे आप बात भी कर सकते हैं। ठीक है। अभी तक मैंने जो है क्लास ट्वेल्थ की जो है फर्स्ट चैप्टर को पूरी तरह से कवर किया है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट है। सेकंड चैप्टर कंटिन्यू जिसमें आपको ये वीडियो मिल रही है, ये लास्ट वीडियो है सेकंड चैप्टर की। और मैंने फर्स्ट चैप्टर को लेकर के एक बूस्टर वीडियो बनाई है जो कि कंप्लीट एक प्रिसाइज वीडियो है, कंप्लीट समरी वीडियो है, जो फर्स्ट चैप्टर को बहुत ही कम से कम टाइम में आपका कंप्लीट चैप्टर आपको रिवाइज कराती है। ठीक है, मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आप लोग को दिए हैं तो आप उनको भी देखिए, और बहुत ही बेस्ट तरह से मैंने अपनी तरफ से मेहनत की है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू करके अगर आप स्टडी करते हैं तो जो है इसका फ़ायदा दूसरों को मिलने के लिए प्लीज़ आप वीडियो को शेयर भी किया करो, बिकॉज अल्टीमेट मेरा गोल ये है कि मैं मेरी जो रीच है, मेरी जो पहुंच है वो मैक्सिमम लोगों तक हो सके। मतलब हर एक बच्चा साइकोलॉजी घर बैठे स्टडी कर सके। ठीक है, चलते हैं अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ये टॉपिक जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको बेसिकली हमने प्रीवियस क्लास में इसको कवर कर लिया था, तो आज भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट। ठीक है, जिसे हम कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण कहते हैं, जिसे टीएटी के नाम से काफ़ी फेमस किया गया है। आप ध्यान रखना, टीएटी टेस्ट जो कि बहुत फेमस है, थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि इसका फुल फॉर्म है। तो इस परीक्षण के बारे में हम लोग यहाँ पर इस टेस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसके अंदर होता क्या, आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। सबसे पहली बात, इस टेस्ट को जो प्रिपेयर किया था ना, क्लास ट्वेल्थ की साइकोलॉजी में आपको मिलता है सेकेंड चैप्टर में। इस टेस्ट को प्रिपेयर किया गया था स्टूडेंट्स बेसिकली मॉर्गन और मरे के द्वारा। ठीक है, ये मॉर्गन एंड मरे जो दो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने इस टेस्ट को बेसिकली बिल्ड किया, प्रिपेयर किया। और इस टेस्ट का बेसिक जो माध्यम होता है वो क्या होता है, जैसा कि आप यहाँ पर एक चित्र देख पा रहे हैं, एक पिक्चर आपको मिल रही है जिसके अंदर एक बंदा लेटा हुआ है, दूसरा उसके साथ कुछ ऐसा अपने हाथ को दिखा रहा है। अब ऐसे पिक्चर्स जो कि ब्लैक एंड वाइट एक तरह से पिक्चर्स हैं, इस तरह की पिक्चर्स आपको दिखाई जाती हैं इन द सेंस जिस पर परीक्षण किया जाना है, जिस पर टेस्ट किया जाना है, उसको दिखाई जाती हैं। ऐसे पिक्चर्स उसको दिखाए जाते हैं, उसके बेसिस पे उसकी अंडरस्टैंडिंग पूछी जाती है। मॉर्गन एंड मरे ने बेसिकली इस प्रकार के टेस्ट को उन्होंने क्या किया था, विकसित किया था। बहुत ही फेमस है टीएटी टेस्ट। ठीक है, इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, भूलना नहीं है बिल्कुल आपको। तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कह रहे हैं कि मस्तिष्क परीक्षण की तुलना में यह थोड़ा अधिक संरचित परीक्षण है। ठीक है, और इसके अंदर है क्या, इस परीक्षण में 30 काली और सफ़ेद रंग के सचित्र कार्ड और एक कार्ड खाली सादा होता है। मतलब इसमें जो है बेसिकली कार्ड्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 30 कार्ड्स होते हैं, भूलना नहीं है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो टीएटी टेस्ट होता है उसमें 30 होते हैं। ठीक है, प्रत्येक कार्ड जो है बेसिकली होता क्या है, प्रत्येक सचित्र कार्ड, मतलब सचित्र का मतलब कि हर एक कार्ड पे कुछ न कुछ पिक्चर्स बनी होंगी, सचित्र कार्ड होता है। कार्ड पर एक या एक से अधिक लोग विभिन्न स्थितियों में चित्रित होते हैं। दैट्स मीन कि एक कार्ड पर, हर एक कार्ड पर जो है एक या एक से अधिक लोग होते हैं, उनका चित्र आपको देखने को मिलता है अलग अलग स्थितियों में। प्रत्येक चित्र को एक कार्ड पर मुद्रित किया जाता है। कुछ कार्ड का उपयोग वयस्क पुरुषों और महिलाओं पर होता है। कह रहे हैं जो 30 कार्ड्स हैं उनमें से कुछ कार्ड ऐसे हैं जो मेल एंड फीमेल दोनों पे किया जाता है, तथा अन्य कार्डों का उपयोग बालक या बालिकाओं, ठीक है, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स के ऊपर किया जाता है। कुछ का संयुक्त रूप से उपयोग होता है। कुछ कार्ड ऐसे हैं जो कॉमन रूप से दोनों पे ही उपयोग किए जाते हैं, मतलब मेल फीमेल दोनों पर। ठीक है ना स्टूडेंट, या आप कह सकते हैं बालक बालिका या जो है स्त्री पुरुष दोनों पर। कह रहा है एक प्रयोज्य के लिए 20 कार्ड उपयुक्त होते हैं। मतलब एक अगर किसी पे टेस्ट ये परीक्षण करना है, ठीक है, 20 कार्ड जो होते हैं वो एनफ होते हैं, उपयुक्त होते हैं कि 20 कार्ड में उसका परीक्षण अच्छे से किया जा सकता है। हालांकि इससे कम संख्या में भी कार्ड, यहाँ तक कि 5 का उपयोग भी सफलतापूर्वक किया गया है। ठीक है ना, मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली। मिनिमम कितने कार्ड्स से हम परीक्षण कर सकते हैं वो भी आपको पता लगा, 5।
ठीक है। और 20 कार्ड से भी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो कॉमन है दोनों के लिए, मेल फीमेल के लिए। कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो कि बेसिकली चाइल्ड्स के लिए हैं, मतलब यंग एज के बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए हैं, कुछ कॉमन है। ठीक है, ये बातें इन्होंने यहाँ पर अपने टीएटी टेस्ट के माध्यम से इन्होंने बताई है मॉर्गन और मरे के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, कह रहा है कार्ड को एक एक करके प्रयोज्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो अब ये एक्सपेरिमेंट, ये जो टेस्ट है, नॉट एक्सपेरिमेंट, ये जो टेस्ट है बेसिकली ये कैसे किया जाता है, ठीक है, समझिएगा। ठीक है, कह रहे हैं कार्ड को एक एक करके प्रत्येक प्रयोज्य के समक्ष या प्रयोज्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जिस पर ये बेसिकली टेस्ट किया जाना है उसके सामने एक एक कार्ड रखा जाएगा। प्रयोज्य को चित्र में प्रस्तुत स्थिति का एक कहानी द्वारा वर्णन करने के लिए कहा जाता है। फिर जो प्रयोज्य होता है, दैट्स मीन जिस पर टेस्ट किया जा रहा होता है, उसको इन कार्डों के बेसिस पे एक कहानी लिखनी होती है। ध्यान समझना, किस कार्ड से यह स्थिति उत्पन्न हुई है, इस क्षण क्या घटित हो रहा है, ये जो है उससे जानने का प्रयास किया जाता है, या भविष्य में और क्या हो सकता है यह भी जानने की कोशिश की जाती है। प्रस्तुत विभिन्न पात्र क्या अनुभव और चिंतन कर रहे हैं, ये जानने का हम प्रयास करते हैं। टीएटी पर प्राप्त अनुक्रियाओं को अंक प्रदान करने के लिए मानक प्रक्रिया उपलब्ध है। कह रहा है जो टीएटी इस टेस्ट के बेसिस पे जो भी आपका अनुक्रिया है, जो भी आपके आंसर्स होंगे, आपके आंसर मतलब जो टेस्ट जिस पर किया जा रहा है उसके जो आंसर्स होंगे, उसके जो रिप्लाई होंगे, उन्हीं के बेसिस पे एक मानक, एक स्टैंडर्ड तैयार किया गया है कि उसके बेसिस उसको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, बात समझ पा रहे हो? उन्हीं के बेसिस को मार्क्स दिए जाएंगे। कह रहा है बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए इस परीक्षण को रूपांतरित किया गया है। कह रहा है अब छोटे बच्चे होते हैं, मतलब बिलो 10 ईयर्स, तो उनके लिए और वृद्ध लोगों के लिए इन कार्डों का थोड़ा सा रूपांतरण किया गया है, थोड़ा सा चेंज किया गया है। ठीक, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप टीएटी टेस्ट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 2 का एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो आप सब अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर अब एक चीज़ आप लोग को ध्यान दिया जाना चाहिए। उमा चौधरी नाम की ये अपनी इंडियन साइकोलॉजिस्ट रही हैं, के द्वारा जो है टीएटी का भारतीय अनुकूलन भी उपलब्ध है। ठीक है, मतलब भारतीयों पर इस टेस्ट को, इस प्रकार के टेस्ट को किस प्रकार किया जाए उसको लेकर के अनुकूलित टेस्ट भी बनाया गया है उमा चौधरी के द्वारा। नाम बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जो कि टीएटी टेस्ट पर इन्होंने भी अपना व्यू दिया है या उस पर इन्होंने भी काम किया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक पिक्चर देखो, मैंने आपको ऊपर दिखाई थी ये वाली पिक्चर जो ब्लैक एंड वाइट कलर में है। आप लोग को ये एक पिक्चर ये है जो आप लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इन दोनों पिक्चर को देखने के बाद आपका व्यूज़ क्या बनता है। इस पिक्चर को देख करके आपको अगर कहानी इसके बारे में बतानी पड़े तो आप इस पिक्चर को देख के क्या अजम्पशन या क्या आपकी राय है, क्या आपकी समझ है, वो आपको बताना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दिस इज अगेन, ये आपका सेकंड जो है, ये आपके लिए दोबारा से एक आपका क्वेश्चन यहाँ आपको मिलता है। इस पिक्चर्स को भी देख के जो आपके साइकोलॉजी की क्लास 12 की हिंदी मीडियम की जो बुक है उसके अंदर ये आपको पिक्चर अवेलेबल मिलेगी, तो वहाँ से भी आप देख करके आपको कमेंट करना है अपने व्यूज़ को ऑन दिस पिक्चर। ओके स्टूडेंट्स, होप दैट आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ओके, सो चलते हैं, अभी हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट आपका टेस्ट आता है जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। वो टेस्ट आपका है बेसिकली से हम पीएफ टेस्ट के नाम से या पीएफ अध्ययन के नाम से ज़्यादा जानते हैं। और ये इसको जो डेवलप किया था, पीएफ का मतलब होता है पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी। ठीक है, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी टेस्ट डेवलप किया गया। बेसिकली इस टेस्ट को डेवलप किसने किया गया, पीएफ को किसने डेवलप किया, नाम देखिए, इसको डेवलप किया था रोजेन विंग का सचित्र कुंठा अध्ययन ने। ये बेसिकली रोजेन विंग एक आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसको डेवलप किया था। तो आप बिल्कुल नहीं इसको स्किप करेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सो आपका पीएफ जो है स्टडी या पीएफ टेस्ट या पीएफ अध्ययन जो है किसने डेवलप किया, रोजेन विंग ने। ठीक है, डेवलप किया था। ओके, तो जैसा कि आपको यहाँ एक पिक्चर भी मिल रही है, जैसे इस पिक्चर को आप देख करके यहाँ पर थोड़ा सा इस जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको सिटिंग दिखाई दे रही है, एक अलग पोजीशन में दिख रही है। इस पोजीशन को देख करके या इस पिक्चर को देख करके आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग बनती है, आप इसके बारे में बता सकते हैं कि या इसको टेंशन है या ये कुछ जो है गूढ़ विषयों के बारे में सोच रही है, अपने एग्ज़ाम के बारे में सोच रही है, या क्या आपको क्या लगता है। ठीक है, इस पूरे पिक्चर्स के बारे में आप एक बार अपना
अंडरस्टैंडिंग भी देना। ठीक है, सो चलते हैं नीचे, चलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, इसके बारे में थोड़ा सा और डेप्थ में जानने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं कि यह परीक्षण रोजेनविंग द्वारा यह जानकारी प्राप्त करने के लिए विकसित किया गया कि कुंठा उत्पन्न करने वाली स्थिति में लोग कैसे आक्रामक व्यवहार अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है ना, बात समझ पा रहे हो आप लोग? नहीं, कह रहे हैं कि कुंठा उत्पन्न करने वाली स्थिति में, जैसे मतलब ऐसे कौन सी चीजें हैं जो आपको थोड़ी सी टेंशन देती हैं और उस टेंशन की अवस्था में आप किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। बराबर बात समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स, कि किस तरह से आप व्यवहार करते हैं। यह परीक्षण व्यंग्य चित्रों की सहायता से विभिन्न स्थितियों को प्रदर्शित करता है, जैसे कि आपने ऊपर एक देखा, उस प्रकार के चित्रों की सहायता से अलग अलग स्थिति को बताता है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुंठित करते हुए अथवा किसी कुंठात्मक दशा के प्रति दूसरे व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करते हुए दिखाया जाता है। फिलहाल जो मैंने आपको पिक्चर दिया वो एक सिंपल सी पिक्चर है, जिसके अंदर आपको कुछ इस तरह से चीज़ें मिल रही है कि उस स्टूडेंट को शायद टेंशन है एग्जाम को लेकर के, या कुछ गुड़ विषयों के बारे में सोच रही है वो, कुछ इस तरह से। कह रहे हैं कि प्रयोग से पूछा जाता है कि दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा। राइट, तो मैं आपको बताना चाहूँ, इसके अंदर जो प्रयोग होता है ना, उससे पूछा जाता है कि दूसरा व्यक्ति इसके बारे में देख के क्या कहेगा। ठीक है ना, जैसे दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों की पिक्चर्स हैं, और उनमें से जिस पे एक्सपेरिमेंट या जिस पे टेस्ट किया जा रहा होगा उससे पूछा जाएगा कि ये व्यक्ति इस व्यक्ति को किस तरह से रिप्लाई या किस तरह से जवाब देने वाला है। ठीक है, अनुक्रिया का विश्लेषण आक्रामकता के प्रकार एवं दशा के आधार पर किया जाता है। ठीक है, और जो प्रयोज्य होगा, मतलब जिस पर ये टेस्ट किया जा रहा होगा, उसकी अनुक्रिया, उसका जो जवाब है और उसके जवाब देने का जो तरीका है, उसकी आक्रामकता, वो किस प्रकार से वो उस पर उसको ले रहा है, कितना उस पर इंटेंशन या कितना उस पर प्रभाव डाल रहा है, वो चीज़ बेसिकली एक विश्लेषण का विषय बन जाता है, उस पर अध्ययन करने की बात बनती है। इस बात की जांच करने का प्रयास किया जाता है कि क्या बल कुंठा उत्पन्न करने वाली वस्तु अथवा कुंठित व्यक्ति के संरक्षण अथवा समस्या के रचनात्मक समाधान पर दिया गया है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बेसिकली ऐसे चित्रों के माध्यम से जो प्रयोज्य है, जिस पर हम जानकारी हासिल करना चाहते हैं, उसके विभिन्न जो है व्यवहारों के बारे में, उसके जो है आक्रामकता के बारे में, उसकी दशा के बारे में हम जो है जानने का प्रयास करते हैं। कह रहे हैं आक्रामकता की दिशा पर्यावरण के प्रति अथवा स्वयं के प्रति हो सकती है। कह रहा है जो आक्रामकता है वो उस पर्यावरण, सराउंडिंग या जो है स्वयं के प्रति भी हो सकती है। यह भी संभव है कि स्थिति को टाल देने अथवा उसके महत्व को घटा देने के प्रयास में आक्रामकता की स्थिति समाप्त भी हो सकती है। ठीक है, तो कुल मिला के आप यहाँ पर ये समझिए कि पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी मैंने आपको बताया, जिसका आप हल्का सा इसका मेल जोल आप इससे भी कर सकते हैं टीएटी के द्वारा। ऐसे इस तरह से पिक्चर्स अगर मान लेते हैं किसी एक पर्सन जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है या जिस पर टेस्ट किया जा रहा है, अगर उससे इसी पिक्चर्स को दिखाया जाए और उससे पूछा जाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये व्यक्ति कैसा व्यवहार करने वाला है, तो हो सकता है ये इसके बारे में बोले कि इसको शायद कुछ उसको नींद में ले आ रहा है, या उसको शायद दबाने जा रहा है, उसके फेस को उसको जाके दबाने जा रहा है, या उसको मारने जा रहा है ना, या और कुछ अलग अलग तरह से बातें। और उसके बोलने का जो तरीका है उस टाइम, उसके जो कहते नहीं कि फ्रस्ट्रेट जब बंदा होता है तो उसका व्यवहार, उसके अंदर एक आक्रामकता होती है, वो सारी चीज़ें बेसिकली विश्लेषण विषय है जिस पर अध्ययन किया जाना होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अभी तक आपने दो इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में जाना है। पहला है टीएटी, जिसको डेवलप किया था मॉर्गन एंड मरे ने, और दूसरा है आपका पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी, जिसको डेवलप किया है रोजेनविंग ने। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं वाक्य समापन परीक्षण। तो एक आपका जो अगला जो टेस्ट है स्टूडेंट्स, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है। इसमें वाक्य समापन परीक्षण होता है। इसके अंदर ऐसे अधूरे वाक्य दिए जाते हैं और जिस पर ये बेसिकली टेस्ट किया जा रहा होता है, उसको ऐसे वाक्यों को दिखा करके उसको फिलिंग करने के लिए बोला जाता है कि आप फिल करो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, मेरे पिता डैश, मुझे सबसे अधिक भय डैश, मेरी माँ के बारे में सबसे अच्छी बात डैश, फिर कह रहे हैं मुझे इस बात पर गर्व है कि डैश। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। तो आप लोग अपनी राय यहाँ पर बारे में अगर आप दोगे, मुझे कमेंट में लिखोगे मेरे पिता डैश, क्या लिखना चाहोगे, या जो है मुझे
सबसे अधिक भय है किससे, उसके बारे में, मेरी माँ के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है। अगर आप इसके बारे में मुझे कमेंट में लिख के देते हो तो डेफिनेटली मैं आपका एक व्यू समझने की कोशिश करूँगा। और इस टेस्ट की विधि से निश्चित रूप से आप ऐसे टेस्ट आप अपने फ्रेंड के से ले सकते हैं, उनसे राय ले सकते हैं। तो कुछ इस तरह से समझिए आप कि जो वाक्य समापन परीक्षण होता है या जो टेस्ट होता है, इसमें कुछ ऐसे अधूरे वाक्य दिए गए होते हैं, तो जिस पर ये बेसिकली टेस्ट किया जाना होता है उसको बोला जाता है भरने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट आपका आता है क्लास 12 की साइकोलॉजी में आपका सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, आत्म और व्यक्तित्व। तो इसका जो नेक्स्ट आप जो टेस्ट देख रहे हैं वो है आपका व्यक्तांकन परीक्षण। व्यक्तांकन परीक्षण का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ऐसा परीक्षण है जो बेसिकली प्रयोज्य या जिस पर परीक्षण किया जाना है उसको एक पेंसिल और जो है एक उसको रबर दिया जाता है, उसको एक पिक्चर बनाने को बोला जाता है, चित्रांकन करने के लिए कहा जाता है। कह रहा है किसी व्यक्ति का चित्रांकन, उसको किसी भी व्यक्ति के बारे में उसको चित्र बनाने के लिए कहा जाता है। और चित्र अच्छा बन सके इसके वजह से को इरेजर मतलब रबड़ और जो है पेंसिल मिलती है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि चित्रांकन के समापन के बाद जैसे वो जो जिस पर टेस्ट किया जाना है, जैसे वो पिक्चर बना लेता है, विपरीत लिंग का पिक्चर उसको फिर बुलाया जाता है बनाने के लिए। और ऐसा करने के बाद अंततः प्रयोज्य से यह उस व्यक्ति के बारे में कहानी लिखने को भी कहा जाता है। और ऐसा करने के बाद जिस पर एक्सपेरिमेंट या टेस्ट किया जाना है उसको उससे उस पर कुछ कहानी लिखने के बारे में भी कहा जाता है। ठीक है, मानो कि वह किसी उपन्यास या नाटक का एक पात्र हो, इस प्रकार से कुछ उसको लिखने को कहा जाता है। फिर उसकी पूरी जो है एक स्टडी की जाती है और इसको उसकी स्टडी के बेसिस पे हम कंक्लूजन ले पाते हैं। हम इन द सेंस जो साइकोलॉजिस्ट लोग होते हैं वो कंक्लूजन ले पाते हैं, जो मनोवैज्ञानिक लोग होते हैं जिस पर स्टडी कर रहे होते हैं वो कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष ले पाते हैं कि ये किन स्थितियों से इस टाइम गुजर रहा है। तो जैसा कि इन्होंने कुछ आपको पॉइंट्स बताने की कोशिश की है तो आप इनको ध्यान से देख लीजिए। जैसे मुखाकृत का लोप यह संकेत करता है, ऐसे पिक्चर बंदा बना रहा है जब, या वो जो बच्चा या बच्ची जो भी पिक्चर्स बना रहा है जिस पर टेस्ट किया जाना है, अगर मुखाकृति का लोप है, मुख की आकृति का लोप है, अच्छे से विजिबल नहीं है, तो व्यक्ति की उच्च स्तरीय द्वंद्व से अभिभूति अंतर व्यक्तिक संबंध को टालने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं बेसिकली वो अपने आंतरिक कुछ चीज़ों को टालने का साथ प्रयास कर रहा है। अब देखो ये तो टेस्ट बेसिकली डिपेंड करता है, ठीक है, कौन सी कंट्रीज़ के लिए इन्होंने डेवलप किया। ये सब फॉरेनर है और इन्होंने अपने कंट्रीज़ के ऊपर टेस्ट कुछ डेवलप किया है। ठीक है, तो अलग अलग बेसिकली जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर एक ही टेस्ट हर जगह बेसिकली नहीं हो सकता लायबल, या हर जगह एक ही टेस्ट को हम नहीं अप्रूव कर सकते। तो ऐसा भी थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा है। तो हो सकता है आपके माइंड में कन्फ्यूजन हो रही हो कि ऐसे कैसे हमें बता रहे हैं कि नहीं मुख की आकृति का लोप होने का मतलब उसका रिजल्ट कुछ इस तरह से मिला है। तो ये स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, ये बहुत गूढ़ विषयों को बहुत ही बारीकी से उसको चेक करते हैं, जानते हैं, उसको परखते हैं। तो ये शायद जो है बहुत अंदर की बात है, तो ये इनका तरीका है। फिर कह रहे हैं गर्दन पर आलेखीय बल देना आवेग के नियंत्रण के अभाव का संकेत करता है। मतलब ये कह रहे हैं कि गर्दन जो है अगर वहाँ पर आलेख मतलब बनाते टाइम अगर वहाँ ज़्यादा बल दिया गया है, इससे ये लगता है कि जो है आवेगों के नियंत्रण अभाव का संकेत करता है। मतलब आवेग जो वो प्रयोज्य है उसके अंदर आवेग को नियंत्रण करने का अभाव, ऐसा कुछ माना जाता है। तो इस प्रकार से आपको वो समझाने का प्रयत्न यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टेस्ट के बारे में आई होप आप समझ चुके होंगे। मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए मैं आगे चलने की कोशिश करूँगा। तो आपने भी नेक्स्ट देखा बेसिकली व्यक्तांगन परीक्षण। इसके बाद जो आपका अगला आता है यहाँ पर, तो नेक्स्ट आपको मिलता है व्यवहार परक विश्लेषण, जो कि लास्ट टॉपिक है। इसी के अंतर्गत हम 3-4 और पॉइंट्स को स्टडी करेंगे, उसके बाद आपका चैप्टर पूरी तरह से फिनिश्ड हो जाएगा। सो यहाँ पर ये कह रहे हैं व्यवहार परक विश्लेषण कह रहा है विभिन्न स्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार हमें उसके व्यक्तित्व के बारे में सार्थक सूचना प्रदान कर देता है। ये तो आप भी जानते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति से जब आप मिलते हैं तो उसके व्यवहार को देख करके उसके बारे में ढेर सारी सूचनाएं आप एकत्रित कर लेते हैं और उसके बारे में बता सकते हैं। कह रहे व्यवहार का प्रेक्षण व्यवहारपरक विश्लेषण के आधार पर काम करता है। एक प्रेक्षण की रिपोर्ट में जो प्रदत्त होता है, प्रेक्षण मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है, प्रेक्षक जो भी ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है उसकी रिपोर्ट में वो प्रदत्त होता है।
तो वे क्या क्या है, वे तरीके कौन कौन से हैं यहाँ पर आपको दे रखा है। सबसे पहला है साक्षात्कार, जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं। तो आप निश्चित रूप से अगर आप अपनी स्टडी को पूरा करके अभी क्लास 12th की साइकोलॉजी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, साइकोलॉजी अगर आप अभी पढ़ रहे हैं, तो जैसे ही आपका मनोविज्ञान विषय खत्म होता है, आपकी पढ़ाई पूरी होती है, तो निश्चित रूप से आप जो है किसी न किसी एग्जाम को देंगे या जो है किसी इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो आपके इंटरव्यू में बेसिकली यही किया जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आपके इंटरव्यू में जो आपका परीक्षण करता होगा, जो आप पर परीक्षण कर रहा होगा, वो यही आपसे साक्षात्कार करेगा और आपके साक्षात्कार के बाद ही वो जो है निर्णय ले पाएगा कि आपको उस कंपनी में या उस पर्टिकुलर जॉब के लिए आपको इन करना है कि आउट करना है, ठीक। और ये हमेशा अपने को देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं प्रेक्षण से ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। तीसरा है आपका है निर्धारण, इसे रेटिंग कहते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा, रेट हम लोग करते हैं ना, रेटिंग करते हैं, है ना, कि भाई इस फला बंदे को कितना रेटिंग मिलनी चाहिए, है ना, आउट ऑफ 10 में से कितना, राइट। तो उसी तरह से नाम निर्देशन या नॉमिनेशन को लेकर के तो ऐसा भी होता है। और उसके बाद स्थित परक या सिचुएशनल टेस्ट, ऐसे कुछ टेस्ट हैं जिनको लेकर के हम विश्लेषण करते हैं। तो हम इन विभिन्न प्रक्रियाओं को कुछ विस्तार से जांच करेंगे। तो चलते हैं, थोड़ा सा मैं स्पीड लेके चलता हूं और इसको जल्दी से फिनिश कर देता हूं। क्लास 12 की साइकोलॉजी की चैप्टर नंबर 2 की लास्ट वीडियो स्टूडेंट, ठीक है। देखो, अब इंटरव्यू के बारे में आपको ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं साक्षात्कार, जो कि बहुत सिंपल है। इसके अंदर यही है कि आप जहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो बेसिकली जो आपका परीक्षण करता होता है वो यही जानने की कोशिश करता है, जो आपका इंटरव्यूअर्स होता है मतलब यही जानने की कोशिश करता है, आपके व्यक्तित्व को थोड़ा सा समझने जानने, आपके व्यवहारों को समझने जानने का प्रयास करता है, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर उन्होंने बताया है। ओके, नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि असंजय। अब देखो, इंटरव्यू भी आपके दो तरह से हो सकते हैं। जो आपका इंटरव्यू होता है ना स्टूडेंट, पहला वाला इंटरव्यू वो स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड का मतलब एक फॉर्मल तरीके से। फॉर्मल कहने का मतलब भी जैसे होता नहीं कि आपसे बहुत ज़्यादा बातें नहीं, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपके चाचा कैसे हैं, आपके पापा कैसे हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। एक फॉर्मल तरीका होगा, एक ऑफिशियल वे होगा आपके बारे में, आपके क्वालिफिकेशन के बारे में, आपके लाइक एंड डिसलाइक के बारे में, बस इतनी सी कुछ बातें। और जो है आपने क्या क्या अचीवमेंट्स अभी तक कर रखी हैं, या आपका जो है जीवन बेसिकली किस जीवन के किन पहलुओं पे ज़्यादा आप बल देना चाहते हो, कुछ इस प्रकार से प्रश्नों से आपको परखने की कोशिश की जाएगी। किसके अंदर? इंटरव्यू के अंदर। लेकिन एक इंटरव्यू का दूसरा तरीका भी होता है जो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, जिसे हम कहते हैं असंरचित साक्षात्कार। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में बेसिकली क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है। रैंडम क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, हो सकता है आपसे कुछ फनी क्वेश्चन ही पूछे जाए, और उनके बेसिस पे आपको हो सकता है आपको लगने लगे कि जो मेरा इंटरव्यू ले रहा है वो तो यार शायद बहुत मजाकिया है, बहुत मिलनसार है। लेकिन आप भूल मत जाना, वो उस टाइम भी आपका इंटरव्यू ले ही रहा होगा। तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप जो है साइकोलॉजी तो पढ़ रहे हो, लेकिन साइकोलॉजी जो है दैट्स मीन मनोविज्ञान, आप उसको एप्लीकेशन में भी लेके आओ। एप्लीकेशन का कहने का मतलब उसका अनुप्रयोग भी करो, राइट स्टूडेंट्स, उसको अप्लाई करो अपने ऊपर, उसको समझो जानो। तो दूसरा तरीका है असंचरित साक्षात्कारों। जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है उसके अंदर चीज़ें क्या होती हैं, सब एक विशिष्ट प्रकार से होती है। लेकिन असंचरित में क्या होता है, रैंडम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपसे कुछ फनी क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं प्रेक्षण। प्रेक्षण का मतलब मैंने कई बार आपको बताया है, जिसका मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब जैसे मान लेते आप पर एक निगाहें आप पे बनी रहे। जैसे मान लेते हैं आप उन्हें किसी फ्रेंड के बारे में अगर जानना पहचानना चाहते हो, तो अब बस उस पर एक निगाहें अपनी बना के रखो और जो है उसका बिहेवियर आप पढ़ने की कोशिश करो। बिहेवियर पढ़ने की कोशिश का मतलब समझने की कोशिश करो। वो जहाँ भी जाता है अलग अलग पार्टी में किस तरह से व्यवहार करता है ना, एग्जाम में किस तरह से व्यवहार करता है, आपके साथ कैसे व्यवहार करता है, जो आपसे दूर होता है कैसे व्यवहार करता है। तो ये है ऑब्जर्वेशन, जिसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, प्रेक्षण कहते हैं। तो यहाँ इन्होंने देखो कुछ एग्जाम्पल दिया है कि उदाहरण के लिए एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक अपने सेवार्थी की उसके परिवार के सदस्यों, गृह वीक्षकों या अतिथियों के साथ होने वाली अंतःक्रिया का प्रेक्षण कर सकता है, ठीक है ना। मतलब जो
उससे सर्विस ले रहा है, मतलब जिस पर बेसिकली ऑब्जर्वेशन वो कर रहा है, वो उनकी भी मदद ले सकता है जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ उनका कैसा व्यवहार है। जैसे मान लेते हैं एक बंदा है ए नाम का, ये बेसिकली इस पर ये ऑब्जर्वेशन की जानी है, तो इसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, इसके जो रिलेटिव्स हैं, वो जो साइकोलॉजिस्ट है ना, जो मनोवैज्ञानिक है, वो इनसे भी बात कर सकता है इन सब चीज़ों को इसके बारे में अच्छे से समझने के लिए कि उनकी क्या राय है, उनका कैसा ऑब्जर्वेशन रहा है उसको लेकर के। राइट स्टूडेंट्स, सो आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। इसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं। कह रहा है बराबर, बारंबार और व्यापक उपयोग के बावजूद ही प्रेक्षण और साक्षात्कार विधियों में निम्नलिखित सीमाएं होती हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखो, मैं आपको फिर कहना चाहूँगा, जब आप स्टडी करते हो साइकोलॉजी की, तो आप या किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप इन डेप्थ स्टडी किया करो, ठीक है। एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग हमेशा ढूंढते रहते हैं, हमारी मानसिकता ऐसी होती है, हम लोग नंबर लाएंगे नंबर लाएंगे। तो स्टूडेंट्स चलो, एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भले ही इंपॉर्टेंट हो जाए, लेकिन ओवरऑल सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो भी आप पढ़ रहे हो। क्लास 12 की साइकोलॉजी, जो कि चैप्टर नंबर 2 है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ जिसको, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सब कुछ है, ठीक है। लेकिन वही बात, फिर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सर क्या है, क्योंकि मुझे एग्जाम देना है। अरे मेरे बच्चे, एग्जाम तो देना है, एग्जाम पास करने के चक्कर में मत पढ़ो, एग्जाम तो ऑटोमेटिक ही पास हो जाओगे अगर आप समझ जाओगे, तो समझने के चक्कर में पढ़ो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हो। तो कुछ सीमाएं हैं यहाँ पर, किसको लेके कुछ सीमाएं हैं, कह रहा है बारंबार और व्यापक उपयोग के बावजूद भी प्रेक्षण या साक्षात्कार विधियों में निम्नलिखित कुछ सीमाएं पाई जाती हैं। 1 2 3 ये सीमाएं हैं, इनमें से मैं 1 2 को आपको समझाता हूं। कह रहे हैं इन विधियों द्वारा उपयोगी पद्धति के संग्रह के लिए अपेक्षित व्यावसायिक प्रशिक्षण कठिन और समय साध्य होता है। मतलब जो ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है भाई, उसका प्रशिक्षण भी तो होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि मैंने आपको साइकोलॉजी पढ़ाना शुरू किया और मुझे साइकोलॉजी के बारे में ही पता नहीं, मुझे खुद ज्ञान नहीं, तो मैं आपको कैसे समझाऊंगा। या मैंने मैथ्स पढ़ाना शुरू किया, मुझे मैथ्स आती नहीं, तो मैं कैसे आपको मैथ्स समझा सकता हूं। सिंपल सी बात है। तो मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे शायद, तो वही बात यहां भी स्टूडेंट्स। सो आई होप कि आप इस तरह से इसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। मैं आगे चलता हूं। देखो 2 पॉइंट्स आपके लिए छोड़ रहा हूं, बस सिंपल है। इन तकनीकों द्वारा वैध प्रदत्त प्राप्त करने के लिए मनोवैज्ञानिक में भी परिपक्वता आवश्यक है। तो वही बात आ गई, परिपक्वता मतलब एक्सपीरियंसेस होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है व्यवहार परक निर्धारण, है ना। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ, मैं कुछ स्किप कर रहा हूँ, स्किप इसलिए कर रहा हूँ, वीडियो तो ज़्यादा बड़ी ना बने। देख लेते हैं कितनी बड़ी बन चुकी है। ओके 27 मिनट की बन चुकी है, तो अभी मुझे लग रहा है 40 मिनट्स शायद चली जाए। बाकी मैं इसको जल्दी से जल्दी, देखो ज़्यादा नहीं रह गया है, येस। तो 40 मिनट्स तो नहीं, जल्दी जल्दी फिनिश करूँगा इसको मैं। ओके, ये लास्ट वीडियो है, तो आप लोग खुशी मनाना इस चैप्टर को लास्ट वीडियो पाने के बाद, और अगर आपने बाकी अभी तक देखी है तो। ओके, सो चलते हैं। कह रहे हैं कि व्यवहार परक निर्धारण कह रहा है शैक्षिक और औद्योगिक वातावरण में व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए प्राय व्यवहार परक निर्धारण का उपयोग किया जाता है। राइट, हमारा जो वातावरण है, चाहे वो शैक्षिक है, शैक्षिक का मतलब एक शिक्षा का जो माहौल है, औद्योगिक मतलब जो साइंस एंड टेक का एक माहौल चल रहा है, तो व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए व्यवहार परक निर्धारण का उपयोग भी किया जाता है। व्यवहार परक निर्धारण सामान्यतः उन लोगों के लिए किए जाते हैं स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए किए जाते हैं बेसिकली जो निर्धारण किए जाने वाले व्यक्ति के घनिष्ठ रूप से जानता है, ठीक है। उन लोगों से किए जाते हैं, दैट्स मीन जैसे मान लेते हैं कि अगर आपके व्यवहार परीक्षण आपका करना है, तो आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, है ना, आपके फादर से पूछा जाएगा कि बताइए जी आपका बेटा कैसा है, आपकी बेटी कैसी है, किस तरह से व्यवहार करती है घर में, कैसे आपसे बातचीत करती है, या कैसे पड़ोस में रहती है ना, या कैसे अपने बड़ों से बातचीत करती है, उसकी पढ़ाई लिखाई की दशा या दिशा किस प्रकार है। इस प्रकार से आपके पेरेंट्स से, है ना, आपके ब्रदर से, आपके फैमिली मेम्बर से, आपके पास पड़ोस से, आपके रिलेटिव से, इस तरह से इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है आपके व्यवहार के बारे में। न कि सिर्फ आपके सामने व्यवहार आपका देखा जाएगा और उसके बेस पे आपके बारे में जानने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंदर है। तो ओवरऑल इसी का डिस्कशन है स्टूडेंट। यहाँ पर एक आपको इंपॉर्टेंट बात मिलेगी, तो मैं आपको उसे समझा देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 कह रहे हैं निर्धारण विधि की कुछ प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित हैं। कह रहा है जब हम किसी के व्यवहार परक परीक्षण उस पर कर रहे होते हैं, तो कुछ उसकी कुछ सीमाएं बन जाती हैं। सीमाएं का मतलब कुछ कमियां, या उसे कमी नहीं कह सकते एग्जैक्टली, सीमा कहने का मतलब उसकी कुछ लिमिटेशन है, दैट्स मीन वहाँ पर कुछ मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं। तो उसके लिए हम शायद परिपक्व अगर हों तब ज़्यादा अच्छे से रिपोर्ट अपने को मिल सकती है। जैसे एग्जांपल आपको देता हूँ एक सिंपल सा, जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको मैथ्स नहीं आती, जस्ट फॉर एग्जांपल है स्टूडेंट, ठीक है, बुरा मत मानना,
और ये कोई फिक्स एग्जांपल नहीं है, इसको वेरिड तरह से दिया जा सकता है। मान लेते हैं कि आपको मैथ्स नहीं आती, लेकिन आपके एक फ्रेंड को मैथ्स बहुत अच्छे से आती है। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको आपके बारे में बोला आपको मैथ्स नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नहीं आता, आपको बाकी चीज़ें आती हैं, लेकिन आपको मैथ्स नहीं आती है। और आपका एक फ्रेंड है, उसको मैथ्स आती है बहुत अच्छी, लेकिन उसको बाकी चीज़ें नहीं आती है। ठीक है, मतलब वो साइकोलॉजी बहुत वीक है, उसको समझ नहीं आता, उसकी एसएसटी वीक है, उसको लोगों से कैसे बातचीत करना है वो नहीं आता। लेकिन अगर आप मैथ्स को हवा समझते हो आप लोग, है ना, मैथ्स को अगर सब कुछ समझते हो, आपको लगता है यार मुझे मैथ्स नहीं आती, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं गधा हूँ, या मैं बेकार हूँ, मुझे कुछ नहीं, मेरा दिमाग कमज़ोर है, इस तरह से अगर आप एक अपने दिमाग में धारणा रखते हो, तो निश्चित रूप से इस बच्चे को आप क्या समझोगे, बहुत इंटेलिजेंट। और इस प्रकार की जब भावना, आप इसकी ओवरऑल स्टडी नहीं कर पा रहे हो, इसके बारे में बाकी सब्जेक्ट में इसका क्या सिस्टम है वो नहीं जान रहे हो, बस आप ये देख रहे हो इसकी मैथ्स हर बार आउट ऑफ 100 में से ये लेके आता है 99, तो आपको लगता है यार बहुत इंटेलिजेंट है, क्लास का टॉपर ही है ना। जबकि बाकी में कैसा है, ये बाकी में कैसा है स्टूडेंट्स, इसको बातचीत करना नहीं आता, इसको लोगों से मिलना जुलना नहीं आता, तो ये कमियां है इसके अंदर। लेकिन आपके अंदर फिर भी क्या आया, आपके अंदर उसकी मैथ्स को लेके आपके दिमाग में आया, नहीं यार ये लड़का जो बोलता है वो अच्छी बात बोलता है, ये इंटेलिजेंट है भाई। ठीक है, तो इस इफेक्ट, ये एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हेलो इफेक्ट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट कहने का मतलब, हेलोफिट कहने का मतलब उसकी बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, हम एक चीज़ से उसके प्रभावित हो जाते हैं और बस बाकी पे ध्यान नहीं देते। जैसे कि आजकल बॉलीवुड में होता है, मैं आपको ये वाला एग्जांपल तो दिए नहीं है, सबसे बढ़िया एग्जांपल यही था। जैसे आजकल बॉलीवुड में होता है, जैसे मान लेते हैं कि आपको कोई एक एक्टर या एक्ट्रेस पसंद आ गया है। ठीक है, इसे मान लेते हैं कि आपको एक एक्टर जो कि अपने बॉडी वॉडी को बहुत अच्छे से बिल्ड कर रखा है और बहुत अच्छी बॉडी बना रखा है, ठीक है, और इस तरह से आपको उसका लुक पसंद आ गया, तो आप उसके बाकी हर चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, चाहे वो उल्टी हरकत कर रहा है या सीधी हरकत कर रहा है, चाहे वो उल्टा चल रहा है वो सीधा चल रहा है, आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हो, आप बस पागल हुए रहते हो, क्योंकि आपके साथ हेलो इफेक्ट की कंडीशन हो गई होती है। उसी तरह से कोई फीमेल अगर है ना, उसकी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, बस वो देखने में सुंदर है, थोड़ी सी नहीं है, मतलब अच्छी सुंदर है, अच्छी खासी है, बस आप उससे अफेक्ट हो जाते हो। और मैं आपको एग्जांपल दूं, चलो और एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लेते हैं एक आपके पड़ोस में लड़का रह रहा है, उसको एक लड़की पसंद आ गई जो कि देखने में बहुत सुंदर थी, और इस तरह से दोनों में प्रेम हो जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। तो लड़के ने सिर्फ और सिर्फ लड़की की सुंदरता ही देखी थी, उसने उसके बारे में और कुछ नहीं परखा था कि वो यार मेरे फैमिली में आएगी तो क्या मेरे फैमिली के साथ में सभी से रिस्पेक्टफुली बात करेगी, सभी की हेल्प सेवा करेगी, या सभी के लिए खाना पकाएगी, तमाम 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 चीज़ें। बस वो उसकी सुंदरता पे ही आ गया था, बस उसी इफेक्ट के जरिए उस पर क्या हुआ, वो हावी हो चुकी थी पूरी तरह से, और इस प्रकार उसकी हो जाती है शादी। लेकिन जैसे ही शादी होकर वो लड़की घर आती है, तो वो अपनी बाकी हरकत भी दिखाती है, तो धीरे 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 वो जो ये बच्चा बेचारा है, ये बहुत दुखी हो जाएगा और निश्चित रूप से अपने हेलो इफेक्ट वाली उस कंडीशन से बाहर निकलने की फिर कोशिश करेगा। उसको पता लगेगा कि सब कुछ एक ही चीज़ नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट, मेरे ख्याल से आप समझ चुके हो, एग्जाम्पल हो गए बहुत। ठीक है, तो इसकी योग्यता के निर्धारण के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, कुछ रेटिंग्स कर देते हैं, कुछ स्केलिंग होती है, उसको मध्य वर्ग में कई बार, जैसे मान लेते हैं एक स्केल मैंने बनाया है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं मैंने स्केल बनाया, उसमें ए है, फिर बी है और सी है। ठीक, अब ए बी सी की मैं रेटिंग देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा है, उसका मैंने साइकोलॉजी का टेस्ट लिया, ठीक है, थोड़ा सा हल्का कमज़ोर निकला, मान लेते हैं ये ए सबसे हाई है, बी मीडियम में है, सी सबसे लो है। ठीक है, तो मैं उसको, अगर मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगेगा तो मैं इसको क्या करूँगा, उसको मैं चलो यार मिडल में रख दिया, है ना, इस ग्रेड में रख लिया। अगर थोड़ा सा कम अच्छा है, बिल्कुल ही गधा है, तो मैंने उसको इस ग्रेड में रख लिया। तो कई बार इस रेटिंग में ना मिस्टेक हो जाती है, बच्चे का बेसिकली हम सही तरह से इवैल्यूएशन नहीं कर पाते। वही बात आपको नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया है। तो नेक्स्ट आपका आता है स्टूडेंट नाम निर्देशन। तो नाम निर्देशन बेसिकली क्या है, इसके अंदर उस जिस मान लेते हैं जिस पर परीक्षण किया जाना है, उसका उससे बेसिकली उसके बारे में उन नामों या उन उसके मित्रों या उन लोगों से मिलने की कोशिश की जाएगी जिसका वो नाम निर्देशन करता है या जिसके साथ वो उठना बैठना चलना फिरना पसंद करता है। फिर एक्सपेरिमेंट या अंडरस्टैंडिंग उस पर की जाएगी, टेस्ट उनको उनका ऑब्जर्वेशन किया जाएगा,
जो उसके यार दोस्त हैं उन पर ऑब्जर्वेशन करके एक निष्कर्ष निकाला जाएगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं नाम निर्देशन। तो आप इसको रीड करोगे, पूरा वही बात है जो मैंने आपको बताया है। जैसे मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपको और दे देता हूँ, जैसे मान लेते हैं कि इस बच्चे पे आपको टेस्ट करना है, तो डायरेक्ट आप इससे बात नहीं करोगे, बोलोगे बेटा आपका दोस्त कौन कौन है, तो आप इसके दोस्त से जाके मिलोगे और उसके दोस्त के बारे में ऑब्जर्वेशन करना शुरू करोगे कि ये दोस्त है तो कैसा है, किस प्रकार इसका व्यवहार है, या इसकी पसंद नापसंद क्या है, वो तमाम चीज़ों की आप स्टडी करेंगे। उसके बेसिस पे आप ओवरऑल इसकी भी स्टडी हो जाएगी साइमल्टेनियसली, मतलब साथ ही साथ। ठीक है ना स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर वही चीज़ बता रहे हैं कि इस विधि का उपयोग प्रायः समकक्षी मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग उन व्यक्तियों के साथ किया जाता है जिनमें दीर्घकालीन अंतःक्रिया होती रहती है, मतलब लंबे समय से आपका दोस्त रहा हो, जो आपके साथ में रहा हो, उठा हो, फिरा हो, बैठा हो। ठीक है, इस प्रकार से जो मैंने आपको समझाया। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है स्थिर परक परीक्षण, जो मेरे ख्याल से लास्ट है, ये सिस्टम लास्ट है। तो क्लास 12 की साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 हम फिनिश करने ही वाले हैं, बस कुछ 1 मिनट और लगेगा। तो ये कह रहे हैं स्थित परक का कहने का मतलब सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट भी किया जाता है। कह रहा है व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्थित परक परीक्षण निर्मित किए गए हैं। सबसे अधिक प्रयुक्त किया जाने वाला इस प्रकार का एक परीक्षण स्थित परक दबाव परीक्षण है। तो इसे मत भूलना कि इस स्थित परक परीक्षण में सबसे ज़्यादा एक फेमस रहा है स्थित परक दबाव परीक्षण। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में बता दूं। स्थित परक कहने का मतलब कि एक सर्टन स्थिति में आपका व्यवहार कैसा हो जाता है। ऐसे मान लेते हैं कि आप अकेले हो या फैमिली के साथ में हो तो बहुत मौज मस्ती में हो, लेकिन जैसे आपका इंटरव्यू होने लगता है तो आपकी हालत टाइट हो जाती है, बिल्कुल पसीने निकलने लगते हैं। क्या आपके साथ ऐसी दशा है, या आप इंटरव्यू में भी आप जो है अच्छे से इंटरव्यू दे पाते हैं। तो कहने का मतलब अलग अलग स्थिति जब आपके साथ में होती है तो आपका व्यवहार किस प्रकार से होता है। जैसे मान लेते हैं आपका एग्जाम आ गया तो आपका व्यवहार कैसा है, या आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी आ गई, आपका व्यवहार कैसा है ना। तो कहने का मतलब कुछ इस प्रकार से अलग अलग स्थिति में आपका व्यवहार किस प्रकार हो जाता है, ये इसको लेके स्टडी करता है। इसके अंदर एक फेमस आपका टेस्ट है जिसको कहा इन्होंने स्थित परक दबाव परीक्षण। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं जिस भी व्यक्ति के ऊपर टेस्ट किया जाना है उसके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग सेट किए जाएंगे जो उस पर दबाव बना के रखें। जैसे मान लेते हैं किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं और आप पे टेस्ट किया जाना है, तो आपके सराउंडिंग में जो ऐसे लोग होंगे ना, साइकोलॉजिस्ट बोलेगा कि इनके ऊपर दबाव बनाओ, इनसे सही से बातचीत मत करो, इनसे जो है इनको काम का प्रेशर ज़्यादा दे दो, या इस प्रकार से थोड़ा सा दबाव बना कर रखो। फिर देखो इनका व्यवहार कैसा दिखता है, क्या चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्या आपसे लड़ाई कर लेते हैं, क्या गाली गलौज करते हैं, या शब्द व्यंग करते हैं, क्या करते हैं। तो उसकी बेसिस पे परीक्षण किया जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। आज की क्लास में हमने क्लास 12 की साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी, जिसे हम कहते हैं आत्म एवं व्यक्तित्व, को हमने पूरी तरह से कंप्लीटली फिनिश्ड कर दिया है स्टूडेंट्स। सो आई होप कि आप जो है इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट 2 चैप्टर की साइकोलॉजी अभी तक पढ़ चुके हैं, और डेफिनेटली आपको हर चैप्टर्स का वीडियो मिलेगा। सो आप मेरे साथ बने रहिएगा, और मेरे लिए अगर आपको कुछ करना है तो प्लीज़ इन वीडियोस को अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करना, या उन लोगों के साथ में शेयर करना जो ज़रूरतमंद है, जो एक्चुअली साइकोलॉजी को समझना चाहता है, साइकोलॉजी मनोविज्ञान विषय को पढ़ना चाहता है। और ये बहुत ही कमाल और धमाल का विषय है जिसको आपको पढ़ना और समझना चाहिए। तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, आपके व्यक्तित्व को बिल्ड करेगा, आपके पर्सनालिटी के अंदर इंप्रूवमेंट ले आएगा, और आपको खुद से रूबरू कराएगा कि आप कौन हैं, कैसा आपका मिजाज है, किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। आई होप आज की क्लास यहीं तक स्टूडेंट्स कि आप सब कुछ सारी बातें मेरी समझ रहे होंगे। ठीक है, सो कुछ मैंने आपको होमवर्क दिया है, उसको कमेंट बॉक्स में थोड़ा मेहनत करना, लिखना, और वीडियो को अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करना। सो टिल देन आप सबको अपना ध्यान रखना है। देखो इसे नहीं भूलना है, पेंडेमिक कोरोना वायरस का चल रहा है, तो आप सबको अपना ध्यान रखना है, पढ़ाई अच्छे से करनी है, और नंबर के लिए नहीं पढ़ना है स्टूडेंट्स, समझदारी के लिए पढ़ना है, ज्ञान के लिए पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊँ, एक बात मेरी और सुन लो, 1 मिनट लगा करके। कोई भी चीज़ जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो आपके लिए जस्ट एक इन्फॉर्मेशन होती है। जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, लेकिन इन इन्फॉर्मेशन को जब आप अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो यही बन जाएगी इन्फॉर्मेशन आपकी नॉलेज। और इस नॉलेज पे थोड़ा सा अब थोड़ी सी और अगर अंडरस्टैंडिंग जो अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन में लेके आओगे, तो यही आपकी बन जाएगी विस्डम, बुद्धिमत्ता। ठीक है, तो कभी भी आपको बताऊं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो तो आप उसमें बुद्धिमत्ता हासिल करने की कोशिश करो, बिकॉज वो सर्टन सब्जेक्ट सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन होता है, राइट। तो इसीलिए आप सब मार्क्स लाने के लिए मत पढ़ो,
ज्ञान के लिए पढ़ो। निश्चित रूप से आप जहाँ रह रहे हो, जिस परिवार में रह रहे हो, सबसे पहले आपका स्वयं का विकास होगा, उस परिवार का विकास होगा, उस कस्बे का विकास होगा, उस जिले का होगा, उस प्रदेश का होगा और अंततोगत्वा पूरे देश का विकास होगा अगर आप सफल होंगे तो। और एक एक करके हम इसी प्रकार से आगे ले जा सकते हैं अपने इस देश को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।